रात के करीब 2 बजे का समय था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी दूर से किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दे जाती। रवि, जो कि पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था, अपने अगले सफर पर निकला था। वो आज उसे दिल्ली से असम के गुवाहाटी तक माल पहुंचाना था। रास्ता काफी लंबा था, लेकिन रवि को इन दूरियों की आदत थी। बस 4 घंटे और फिर कहीं ढाबे पर रुककर थोड़ा आराम कर लूंगा, रवि ने खुद से कहा और स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन उसकी किस्मत में आज आराम नहीं लिखा था। रवि ने जीपीएस पर नजर डाली, जो उसे नेशनल हाईवे से आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक नया शॉर्टकट रूट दिखा। तो रवि ने सोचा, अगर इस रास्ते से जाऊं तो कम से कम 50 किलोमीटर की बचत हो जाएगी। वो थोड़ा झिझका, क्योंकि ये रास्ता उसे एक घने जंगल के बीच से होकर जाने को कह रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा, यार, टाइम बचाना भी जरूरी है। रोज यही तो काम करता हूँ, अब जंगल से डरने का क्या फायदा। जैसे ही रवि ने जंगल के रास्ते में ट्रक घुसाया, माहौल अचानक बदल गया। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जंगल के अंदर घुसते ही हवा का बहाव तेज हो गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो पर सिर्फ बस ग्लिच जैसी आवाज अजीब सी बिल्कुल आ रही थी। फिर अचानक कोई ट्रक के कैबिन पे दस्तक दे रहा था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो रवि ने मन में सोचा, इतनी रात को यहाँ कौन होगा, वो भी जंगल के बीच में। उसने ट्रक रोका और साइड मिरर में देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। सोचो, अगर आप अकेले गहरे जंगल में हो और कोई ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दे, लेकिन बाहर देखने पर कोई भी ना हो, तो आप क्या करते? ट्रक रोककर बाहर देखते या बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाते? रवि ने ट्रक की स्पीड थोड़ी तेज कर दी। अब डर उसके दिमाग में घर करने लगा था। शायद वहम हुआ होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिमाग सवालों से भर चुका था। अगर कोई नहीं था तो दस्तक की आवाज कहां से आई? अगर जंगल में कोई जानवर था तो कैबिन के दरवाजे पर दस्तक कौन देगा? लेकिन अभी उसे ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रवि ने ट्रक की हेडलाइट्स हाई बीम पर डाल दी ताकि दूर तक वो देख सके, लेकिन सामने सिर्फ घना अंधेरा और ऊंचे ऊंचे पेड़ ही नजर आ रहे थे। हवा अब और अजीब आवाजें निकालने लगी थी, जैसे कोई कान के पास धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक रवि ने क्या देखा कि एक आदमी बीच सड़क पर खड़ा था और गाड़ी रोकने के लिए हाथ हिला रहा था। अरे भाई साहब, प्लीज गाड़ी रोकना, तो प्लीज गाड़ी रोक दो। रवि ये देखकर हैरान हो गया कि इतने सुनसान रास्ते में ये अकेला आदमी यहाँ क्या कर रहा है। रवि ने झट से ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। आदमी अधेड़ उम्र का था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ झलक रहा था। भाई, वो मुझे लिफ्ट दे दो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। रवि पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर उसने धीरे से पूछा, अच्छा, तुम इतनी रात को जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? आदमी ने इधर उधर देखा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, भाई, बस चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। रवि को ये सुनकर झटका लगा। मतलब कि क्या यहाँ कुछ है क्या? लेकिन आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक की तरफ बढ़ा। लेकिन रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजनबी को लिफ्ट दे या नहीं। लेकिन फिर वो ट्रक के पीछे खड़ी थी। जैसे ही आदमी ट्रक के पास आया, रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी रूह कांप गई। ट्रक के पीछे कोई खड़ा था, एक पतली लंबी काली आकृति, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए कोई औरत खड़ी थी। रवि ने तुरंत अपनी आंखें आदमी की तरफ घुमाई।
तो वो आदमी भी अचानक गायब हो चुका था। लेकिन पीछे खड़ी वो औरत अब ट्रक के और करीब आ रही थी। रवि के हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था जैसे वो खुद अपनी धड़कन सुन सकता है। रियर व्यू मिरर में जो साया खड़ा था वो धीरे धीरे ट्रक के और करीब आ रहा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक रवि ने हिम्मत जुटाकर दोबारा पीछे देखने के लिए साइड मिरर की तरफ देखा, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं था। कि क्या ये मेरा वहम था? उसने जल्दी से ट्रक का गियर डाला और फुल स्पीड में एक्सीलेटर दबा दिया। गियर बदलते ही ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा, लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी। रुको बाबू, मत जाओ, रुको। एक औरत की धीमी कपकपाती आवाज ट्रक के कैबिन से गूंज उठी। अब ये सुनकर रवि का गला सूख गया। ये आवाज अंदर से आई थी, लेकिन ट्रक में तो मैं अकेला ही हूं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने एक झटके से सामने वाले शीशे में देखा और वहां सामने शीशे में एक काली परछाई नजर आई। कोई उसके ठीक पीछे बैठा था। रवि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसके मुंह से तेज चीख निकल गई। कोई औरत ट्रक के अंदर ही बैठी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, मानो किसी ने उसे जला दिया हो। होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। रवि अभी कुछ सोच पाता इससे पहले औरत ने धीरे से कहा, तुमने इस रास्ते को चुना, अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। रवि को महसूस हुआ कि ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया है। ब्रेक ने भी काम करना बंद कर दिया। अब रवि के पास 3 रास्ते थे। हिम्मत करके उस औरत से बात करे और पूछे कि आखिर वो क्या चाहती है। दूसरा, बिना कुछ सोचे समझे ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाए। और तीसरा, आंख बंद करके हनुमान चालीसा या कोई और मंत्र पढ़े और देखे कि क्या होता है। लेकिन अगर आप रवि की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। रवि की हालत अब बुरी तरह से खराब थी। ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो चुका था और ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। और सबसे खौफनाक चीज, पीछे बैठी वो औरत जिसकी सफेद आंखें उसे ही घूर रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। फिर उसके होंठ हिले और उसने जो कहा उसे सुनकर रवि की रूह कांप गई। तू यहाँ पहली बार नहीं आया? अब ये सुनकर रवि का दिमाग घूम गया। रवि ने थोड़ा गुस्से में और डरते हुए कहा, पहली बार नहीं आया? क्या बकवास कर रही हो? मैं पहली बार इस जंगल से जा रहा हूं, झूठ मत बोलो। लेकिन औरत की मुस्कान गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, झूठ? अच्छा, तो बता, जब तू छोटा था तो तेरे बाबा क्या काम करते थे? अब रवि की सांसें अटक गई। ये कैसे जानती है मेरे बाबा के बारे में? रवि को अचानक पुरानी बातें याद आने लगी। उसके बाबा भी ट्रक ड्राइवर थे और जब रवि 10 साल का था तो उसके बाबा एक दिन अचानक गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए और क्या हुआ उनके साथ। रवि की माँ पागलों की तरह हर जगह ढूंढती रही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बस उनका ट्रक एक दिन इसी जंगल के पास टूटा फूटा मिला था। तभी अचानक रवि के मन में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसी औरत ने ही तो मेरे पिता को नहीं मारा। लेकिन फिर उसने कहा, नहीं नहीं, ये सब बकवास है। रवि खुद को समझाने लगा, लेकिन तभी ट्रक के अंदर किसी ने सीटी बजानी शुरू कर दी। ये वही धुन थी जो उसके बाबा गुनगुनाया करते थे। अब रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। फिर औरत ने धीरे से कहा, तेरे बाबा ने भी यही गलती की थी जो तू कर रहा है। अब तू भी नहीं बचेगा, तू भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। ये सुनकर रवि का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मेरे बाबा ने भी यही गलती की थी? मतलब वो भी इसी जंगल में खोए थे? लेकिन जैसे ही रवि ने यह सवाल पूछा, अचानक ट्रक के शीशे में कुछ चमका। रवि ने ध्यान से देखा
तो आगे जंगल के बीचों बीच एक जलता हुआ ट्रक खड़ा था। ट्रक के नंबर प्लेट पर धूल जमी थी, लेकिन रवि ने जैसे ही उसे साफ किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ट्रक उसके बाबा का था। तभी ट्रक के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। ट्रक के अंदर किसी की हलचल हुई। रवि ने ध्यान से देखा। सीट के पीछे एक आदमी का धुंधला सा चेहरा दिख रहा था। उसका शरीर जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पहचान में आ रही थी। बाबा। रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक वो औरत उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, तू नहीं बचेगा, तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बाबा का हुआ। और फिर उसने रवि का गला पकड़ लिया। रवि की सांसें अटकने लगी। वो औरत उसका गला इतनी जोर से दबा रही थी कि अब उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो रहा था। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। रवि किसी तरह बोल पाया, लेकिन वो औरत बस एक ही बात दोहरा रही थी, तू नहीं बचेगा, तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बाबा का हुआ। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत के हाथ को झटक दिया और किसी तरह खुद को छुड़ाया। फिर वो दौड़ते हुए वापस ट्रक में बैठा और फुल स्पीड में एक्सीलेटर दबा दिया। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही ट्रक की रफ्तार बढ़ी, सामने अचानक कोई आकर खड़ा हो गया। रवि ने हेडलाइट में देखा, कोई लंबा, बिल्कुल काला साया हाथ फैलाए खड़ा था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें लाल थी। जैसे ही रवि ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, ट्रक का स्टीयरिंग फिर से लॉक हो गया। रवि ने तुरंत आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे लगा कि अब ट्रक किसी से टकराने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वो काला साया ट्रक के बोनट पर चढ़ चुका था और फिर वो सीधा फटाक से ट्रक के शीशे के अंदर कूद गया। अब वो रवि के ठीक सामने था। तेरे बाबा ने हमें धोखा दिया था, उस भूतिया साए ने गहरी आवाज में कहा। तेरे बाबा ने इस जंगल के लोगों को धोखा दिया था, अब तू भी उनकी सजा भुगतेगा। ये सुनकर रवि हक्का बक्का रह गया। क्या? मेरे बाबा ने आखिर क्या किया था? रवि की धड़कन तेज हो गई थी। उसने फिर से वही सवाल किया कि मेरे बाबा ने क्या किया था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उस काले साये से पूछा, बता, मेरे बाबा ने ऐसा क्या किया था जो तू मुझसे बदला लेना चाहता है? वो काला साया धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तेरे बाबा ने हमारे गांव के लोगों के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने हमारी मौत का सौदा किया था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। कैसा सौदा और कौन सा गांव? साये ने उसकी आंखों में देखा और बोला, जिस जंगल से तू गुजर रहा है, कभी यहाँ पर एक गांव हुआ करता था। तेरे बाबा को हमारी रक्षा करनी थी, लेकिन उन्होंने ही हमें मरने के लिए छोड़ दिया। तभी रवि ने झट से बोला, झूठ मत बोल, मेरे बाबा किसी को धोखा नहीं दे सकते। जैसे ही रवि ने यह कहा, ट्रक के सामने वाले शीशे पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर आने के लिए शीशे पर हाथ मारे हो। और फिर पीछे से कई आवाजें आने लगी। रवि ने शीशे में पीछे देखा तो ट्रक के पीछे कई जलते हुए इंसान दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे झुलसे हुए थे और वो तेजी से ट्रक के करीब आ रहे थे। ये देखकर रवि दहशत में आ गया। फिर काले साये ने कहा, अब तू भी अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। रवि का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ट्रक के शीशे पर खून के निशान, पीछे दौड़ते जलते हुए लोग और सामने खड़ा वो काला साया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन रवि ने हिम्मत करके पूछा, अगर मेरे बाबा ने तुम्हें धोखा दिया था तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अब ये सुनकर उस साये की आंखें बिल्कुल लाल हो गई, क्योंकि तू भी वही गलती कर रहा है। तू भी इस रास्ते से गुजर रहा है। तू भी उसी मौत का हिस्सा बनने वाला है जो तेरे बाबा ने हमारे लिए तय की थी।
लेकिन रवि इससे पहले कि कुछ बोल पाता, उस साये ने धीरे से अपनी काली उंगली रवि की आंखों की तरफ बढ़ाई और फिर रवि की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक उसने खुद को 40 साल पुराने एक गांव में खड़ा पाया। वहां कई लोग एक जगह इकट्ठा थे, डर से कांप रहे थे। गांव के ठीक बीचों बीच रवि के बाबा अपने ट्रक के पास खड़े थे और फिर रवि ने देखा कि गांव में एक भयानक महामारी फैल गई थी। गांव के लोगों ने रवि के बाबा से मदद की भीख मांगी थी, उन्हें शहर ले जाने के लिए ताकि वो बच सके। लेकिन बाबा ने पैसों के लालच में गांव के मुखिया से सौदा कर लिया था। उन्होंने गांव के लोगों को जंगल में छोड़ दिया ताकि कोई उन्हें बचा न सके। धीरे धीरे वो सारे गांव वाले इस जंगल में मर गए और उनकी आत्माएं अब यहीं भटक रही थी। तभी काले साये ने चिल्लाकर कहा, तेरे बाबा की गद्दारी का बदला अब तुझसे लिया जाएगा। अब ये सारी चीजें देखकर और सुनकर रवि का सिर चकरा रहा था। रवि हैरान और डरा हुआ था। मेरे बाबा ने ये सब किया था। उसे अब समझ आ रहा था कि ये आत्माएं उससे बदला क्यों लेना चाहती थी। लेकिन अब सवाल ये था कि वो क्या करे। उसे काले साये ने चिल्लाकर कहा, अब तू भी नहीं बचेगा। उसकी आंखों से लाल आग की लपटें निकल रही थी। ट्रक के चारों ओर भूतों की चीखें गूंजने लगी। हमें धोखा दिया गया था, अब कोई नहीं बचेगा। रवि के पास अब बहुत कम समय बचा था। रवि ने हिम्मत करके उन भूतों की ओर देखा और चिल्लाया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन उन आत्माओं की चीखें और तेज हो गई तो रवि ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे माफ कर दो। मेरे बाबा ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं उसकी सजा क्यों भुगतूं? ये बोलते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। फिर काले साये ने धीरे से कहा, अगर तुझे वाकई माफी चाहिए तो सबूत दे कि तू हमसे डरता नहीं है। रवि ने चौंक कर पूछा, कैसा सबूत? साये ने अपनी काली उंगली जंगल की तरफ उठाई और कहा, इस जंगल में हमारे गांव के मंदिर का खंडहर अब भी मौजूद है। अगर तू वहां जाकर प्रायश्चित करेगा तो शायद तुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन रवि जानता था कि इस जंगल के बीच में जाना मतलब मौत को बुलाना। रवि सांस रोके खड़ा था। उसके सामने वो काला साया और ट्रक के चारों ओर वो भूतिया आत्माएं खड़ी थी। अब उसे फैसला लेना था। अगर मुझे बचना है तो मुझे मंदिर जाना ही होगा। रवि ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और कांपते हुए कदमों से जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, पेड़ के बीच कुछ सरसराने की आवाज आई। कहीं दूर से मंत्रों की गूंज भी सुनाई देने लगी। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर तरफ गहरी धुंध थी और पेड़ों पर अजीब आकृतियां बन रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जा। पीछे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। रवि ने पलट कर देखा तो एक काली साड़ी पहने औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अगर तू मंदिर गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? फिर वो औरत धीमे से बोली, जो गलती तेरे बाबा ने की अब तू मत करना। रवि को समझ नहीं आया कि ये चेतावनी है या फिर कोई चाल। इसके बाद वो अचानक वो औरत गायब हो गई। रवि ने फिर भी इस बात को इग्नोर किया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद उसके सामने वो टूटा फूटा मंदिर, पीछे डरावनी चीखों से भरा जंगल और ऊपर सफेद चांदनी में डूबा आसमान था। तो रवि ने कहा, अब अंदर जाना ही पड़ेगा। रवि ने अपने डर को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खटाक से खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन मंदिर के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके लंबे बिल्कुल सफेद बाल थे। वो आंखें बंद करके कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। जैसे ही रवि अंदर गया तो बूढ़े आदमी ने आंखें खोली और कहा, तू आखिरकार आ ही गया। रवि चौंक गया और बोला, आप मुझे पहले से जानते हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, तेरे बाबा ने जो किया था
उसकी सजा अब तुझे मिलेगी। रवि की रगों में खून जम गया। क्या किया था मेरे बाबा ने? रवि ने फिर से यही सवाल किया, जबकि उस काले साये ने उसे बता दिया था पहले ही। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और कहा, तेरे बाबा ने हमारे गांव के लोगों को धोखा दिया था, लेकिन वो आखिरी आदमी नहीं था जिसने गद्दारी की थी। रवि हैरान रह गया। मतलब बाबा के अलावा कोई और भी था जिसने गद्दारी की थी? तो बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, और वो आज भी जिंदा है। अब रवि के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वो? बूढ़े आदमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, वो आदमी इस जंगल में छिपा हुआ है और वो चाहता है कि तू भी उसकी तरह इस रहस्य में फंस जाए। रवि को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो भूत कौन था? तो बूढ़े आदमी ने मंदिर की दीवारों की ओर इशारा किया। रवि ने दीवारों पर नजर डाली और वो बिल्कुल सन्न रह गया। दीवारों पर सैकड़ों लोगों की आकृतियां बनी हुई थी जो चीख रही थी। बूढ़े ने कहा, ये वो लोग हैं जिनकी आत्माएं इस जंगल में भटक रही हैं। इन सब की मौत का जिम्मेदार वही आदमी है। अब रवि की हालत खराब होने लगी तो उसने कहा, तो मैं क्या करूं? तो बूढ़े आदमी ने रवि की तरफ गंभीर नजरों से देखा और बोला, अगर तू सच में इस जंगल से बचकर निकलना चाहता है तो तुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तूने एक भी गलती की तो तू भी इसी जंगल का हिस्सा बन जाएगा। अब ये सुनकर रवि की हथेलियां पसीने से भीग गई। बूढ़े आदमी की बातों ने उसके अंदर डर और जिज्ञासा दोनों भर दिए थे, लेकिन अब उसके पास वक्त बहुत कम था। मुझे उस आदमी को ढूंढना ही होगा। रवि ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। उसने बूढ़े से पूछा, वो आदमी कहाँ मिलेगा मुझे? तो बूढ़े ने अपनी कांपती हुई उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया और कहा, वो इस जंगल के सबसे पुराने हिस्से में रहता है, वहां जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती? कि क्या मतलब? वहां ऐसा क्या है? बूढ़े की आंखें लाल हो गई। उसने धीरे से कहा, वहां सिर्फ मौत है। अब ये सुनकर रवि थूक निगलकर चुप हो गया। अब तू जो भी करेगा सोच समझ के करना। रवि ने मंदिर से बाहर कदम रखा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन तभी झाड़ियों के बीच कुछ हिला। रवि ने ध्यान से देखा, कोई छुपकर उसे देख रहा था। रवि ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तो रवि के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या ये वही आदमी है? रवि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी डर के मारे। कौन था वो झाड़ियों में जो छिपा था? वो अब भी वहां था या गायब हो गया? रवि ये सोचकर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगता है, लेकिन अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की डरावनी परछाइयां ही दिख रही थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे जंगल के उस हिस्से में जाना ही होगा। तो वो तेज कदमों से जंगल के अंदर घुसने लगा। जंगल का घना अंधेरा अब और भी डरावना लगने लगा था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। तभी किसी के पत्तों पर चलने की आवाज आई और रवि एकदम से रुक गया। तो रवि ने डरते हुए बोला, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक रवि का पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से हाथ के नीचे देखा और उसका खून जम गया। जमीन पर इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। अब रवि पूरी तरह से कांपने लगा, लेकिन तभी उसे एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, तू आ ही गया। रवि ने आवाज की दिशा में देखा और उसके होश उड़ गए। एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। वो लंबा था, दुबला पतला था और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसने धीरे से कहा, तेरा ही इंतजार था रवि। अब यह सुनकर रवि का गला सूखने लगा। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? रवि के ये सवाल करते ही वो आदमी धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। रवि सांस रोककर खड़ा था। उसके सामने वो अजनबी आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। उसने फिर से कहा, तेरा ही इंतजार था रवि।
रवि के शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। कौन हो तुम, और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो आदमी ये सुनकर हल्के से मुस्कुराया। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसों की आवाज तेज होती जा रही थी। सवाल बहुत पूछता है तू, लेकिन क्या तू जवाब सुनने के लिए तैयार है? रवि ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं सच जानना चाहता हूं। तो उस आदमी ने गहरी और भयानक हंसी हंसी। फिर उसने कहा, सच जानने से पहले तुझे सजा भुगतनी होगी। अब ये सुनकर रवि डर गया और कहा, सजा? कैसी सजा? वो आदमी अब बिल्कुल पास आ चुका था और तभी उसने रवि के गले पर अपने नाखून गड़ा दिए। रवि ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उस आदमी की आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रवि हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे रवि की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जा, छोड़ दे उसे। वो बूढ़ा आदमी मंदिर के बाहर आ चुका था और तभी वो आदमी एकदम से थम गया। उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी। रवि अब जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने मुश्किल से अपनी आंखें ऊपर उठाई। वो आदमी अब बूढ़े आदमी को घूर रहा था। बूढ़े ने अपने कपड़े में से एक लाल रंग की डोरी निकाली और जमीन पर एक गोल घेरा बना दिया। फिर उसने रवि से कहा, इस गोले से बाहर मत निकलना। रवि चुपचाप उस गोले में खड़ा रहा। वो आदमी धीरे धीरे बूढ़े की तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने धीरे से कहा, तूने इसे बचा लिया, लेकिन कब तक बचाएगा इसे? फिर वो आदमी धुएं में बदलकर गायब हो गया। रवि बुरी तरह से कांप रहा था, तो उसने बूढ़े से पूछा, ये क्या था बाबा? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है तुझे सब कुछ सच बताने का। रवि सांस रोककर उसकी तरफ देखने लगा और तभी बूढ़े ने कहा, तेरे बाबा ने जो गुनाह किया था वो आज भी इस जंगल में जिंदा है और अब ये जंगल तुझसे बदला लेना चाहता है। बूढ़े आदमी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए जमीन पर बैठ गया। फिर उसने कहा, तेरे बाबा सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं थे, वो इस जंगल के सबसे बड़े राज के गवाह भी थे। राज? कैसा राज? बूढ़े ने रवि की आंखों में देखा और फिर उसने कहना शुरू किया, आज से 40 साल पहले तेरे बाबा ने एक गलती कर दी थी जो कि तुझे पहले ही पता चल गई। एक ऐसी गलती जिसकी सजा आज भी इस जंगल में उसे दी जा रही है। यह सुनकर रवि की धड़कन तेज हो गई। क्या? कौन सी गलती? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और कहा, तेरे बाबा ने इस जंगल की आत्माओं को बेच दिया था। आत्माओं को बेचा? बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज में बोला, तेरे बाबा और उनके कुछ साथी इस जंगल से निकलने वाले ट्रक ड्राइवरों को पकड़ते थे और उन्हें एक अंधेरे सौदे में फंसा देते थे। ये लोग एक खतरनाक तांत्रिक के लिए काम करते थे जो जिंदा इंसानों की बलि देकर उनकी आत्माओं को कैद कर लेता था। अब ये सुनते ही रवि के पसीने छूट गए। मतलब बाबा एक कातिल थे? तो बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, तेरे बाबा खुद इस खेल में फंस गए थे। उन्होंने गलती की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरे बाबा ने इस खेल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उस तांत्रिक को रोक नहीं पाए। रवि की आंखों में डर और उलझन दोनों थे। तो फिर बाबा का क्या हुआ? तो बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तेरे बाबा इस जंगल से कभी बाहर निकले ही नहीं। मतलब वो आज भी यहां पर हैं? तो बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर झुका लिया। फिर उसने कहा, हाँ, लेकिन जिस रूप में वो है उसे तू सहन नहीं कर पाएगा। मतलब क्या? बूढ़े की आंखों में अजीब सी उदासी थी। फिर उसने कहा, तेरे बाबा ने जब तांत्रिक को धोखा दिया तो तांत्रिक ने उन्हें कभी मरने ही नहीं दिया। तेरे बाबा आज भी इस जंगल में जिंदा है, लेकिन इंसान बनकर नहीं। रवि के मन में खौफ, डर और जिज्ञासा उमड़ रही थी। तो उसने पूछा,
तो फिर वो क्या बन चुके हैं? तो बूढ़े ने धीरे से जंगल की गहराई की तरफ इशारा किया और कहा, अगर सच्चाई जाननी है तो तुझे उस जंगल के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं यहां तक आया हूं तो अब पीछे नहीं हट सकता। मुझे सच जानना ही होगा। रवि ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, मुझे उस जगह लेकर चलो बाबा, जहां मेरे पिता हैं। बूढ़े ने गहरी नजर से रवि को देखा, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद जो देखेगा उसे सहन करने की हिम्मत रख, क्योंकि वहां जाने के बाद तेरा वापस आना तय नहीं है। लेकिन रवि ने खुद को संभाला और कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं बस अपने बाबा को देखना चाहता हूं। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अभी लगेगा भी नहीं तुझे डर, लेकिन जब वहां जाएगा तो शायद खुद को भूल जाएगा। चल। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और रवि उसके पीछे चल दिया। जंगल घना होता जा रहा था। चारों तरफ काले काले पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी डरावने हाथ की तरह लग रही थी। रवि हर कदम पर महसूस कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तो रवि ने उस बूढ़े से पूछा कि क्या ये जगह श्रापित है? तो बूढ़े ने धीरे से कहा, अब तू खुद ही देख लेगा कि यह जगह श्रापित है या नहीं। रवि ने घड़ी देखी तो रात के 2:45 हो चुके थे और तभी किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। यह सुनकर रवि रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। चलता रह, पीछे मत देख। बूढ़े ने रवि का हाथ पकड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। रवि का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था और फिर उन दोनों के सामने एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का घर आ गया। बूढ़े ने धीरे से कहा, यही वो जगह है जहां तेरे बाबा हैं। तो रवि ने कहा, लेकिन ये जगह तो एकदम वीरान है। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब ये घर वीरान नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुझे इसका असली चेहरा दिखने वाला है। उसने घर की तरफ ध्यान से देखा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब तू अंदर जाएगा? बूढ़े आदमी ने पूछा। रवि ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं यहां तक आ गया हूं तो अब पीछे नहीं हट सकता। मैं अंदर जाऊंगा। रवि ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। कोई है? रवि ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका गला डर के मारे सूख रहा था और तभी उसे सुनाई दिया, तू आ गया। एक गहरी डरावनी आवाज अंधेरे से निकली। रवि हड़बड़ाकर पीछे हट गया। ये किसकी आवाज है? अंधेरे में से एक परछाई हिलने लगी। रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। एक आदमी, जो आदमी नहीं लग रहा था। उसका शरीर आधा जला हुआ था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। बाबा! रवि की आवाज कांप गई। वो आदमी धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। मुझे बचा ले बेटा, या फिर मेरे साथ रह जा यहीं। लेकिन रवि की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। क्या सच में ये मेरे बाबा हैं? वो परछाई धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। अगर ये मेरे बाबा हैं तो फिर इस हाल में कैसे पहुंचे? तो बूढ़े आदमी ने पीछे से कहा, तुझ में अब सच जानने की हिम्मत है तो बता, मैं आगे बताऊं। तो रवि ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। बाबा, बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? परछाई एकदम ठहर गई। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने एक पाप किया था और अब उसकी सजा भुगत रहा हूं। मैंने उन लोगों को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था और उनकी आत्माएं आज भी इस जंगल में भटक रही हैं। तेरे बाबा ने एक कसम तोड़ी थी और जो कोई भी इस जंगल में कसम तोड़ता है वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाता। तो रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, आपने किसकी कसम तोड़ी थी? तो परछाई थोड़ी और गहरी हो गई। मैंने खुद अपनी आत्मा को बेच दिया था इस जंगल के तांत्रिक को। अब यह सुनकर रवि सन्न रह गया। बूढ़ा आदमी भी चौंक गया।
तेरा मतलब है कि तूने उस तांत्रिक से कोई सौदा किया था? बाबा की आत्मा की आंखों से खून बहने लगा। हाँ, और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो रवि ने बोला, आखिर तुमने क्या सौदा किया था बाबा? तो बाबा की परछाई अब कांपने लगी। मैंने अमरता मांगी थी, यानी कि मैं जन्म भर अमर रहूं, लेकिन बदले में तांत्रिक ने मुझसे। बूढ़े आदमी ने चौंक कर बाबा की आत्मा को देखा और कहा, क्या मांगा था उस तांत्रिक ने? तो रवि के बाबा ने बोला, मेरा खून, मेरा जिस्म, मेरी आत्मा, और अब मैं अमर तो हूं लेकिन कभी इंसान नहीं बन सकता। लेकिन बदले में उसने मेरे शरीर और आत्मा को बांध दिया। बांध दिया? कैसे? बाबा की आंखों से खून बहने लगा। उसने मुझे इस जंगल का हिस्सा बना दिया बेटा। मैं ना मर सकता हूं ना ही जी सकता हूं। और अब वो तांत्रिक तुझे लेने आया है। ये सुनकर रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझसे क्या चाहिए उसे? तो बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, उसकी तांत्रिक शक्ति तभी पूरी होगी जब वो भी तुझे इसी जंगल का हिस्सा बना देगा। अब ये सारी बातें जानकर रवि सन्न रह गया। इसका मतलब बाबा, तुम इंसान से अब कुछ और बन चुके हो? अब ये सुनकर बाबा की आत्मा ने बिना कुछ बोले नीचे सर झुका लिया। और तभी घर के दरवाजे पर जोर से किसी ने खटखटाया। ये सुन रवि सहम गया। तो रवि ने धीरे से बोला, इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? तो बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, अब समय आ गया है। अगर दरवाजा खोला तो जो अंदर आएगा उसे रोकना मुश्किल होगा। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा और कहा, तो फिर क्या करें बाबा? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुझे इस जंगल का सबसे बड़ा सच जानना होगा। अगर तू सच्चाई नहीं जानता तो इस दरवाजे के पीछे जो भी है वो तुझे खत्म कर देगा। रवि की रगों में खून जमने लगा। आखिर इस जंगल में छुपा सच क्या है? क्या वो तांत्रिक आज भी जिंदा है या फिर कुछ और? अब दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। रवि का गला सूख रहा था डर के मारे। रवि ने हिम्मत जुटाकर बाबा की आत्मा की तरफ देखा। बाबा, क्या बचने का कोई रास्ता है? तो बाबा ने धीरे से कहा, एक ही तरीका है, तुझे इस जंगल की सबसे पुरानी रस्म को तोड़ना होगा। रवि ने सांस रोककर पूछा, क्या करना होगा? तो बूढ़े बाबा ने कहा, तेरे खून की आखिरी बूंद तक तुझे लड़ना होगा। दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और बाहर खड़ा था वही तांत्रिक। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। उसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। अब तेरा समय खत्म हुआ रवि। तो रवि ने आंखें बंद की और जोर से चीखा, मैं इस जंगल का हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी अचानक हवा तेज हो गई, बिजली कड़की और पूरा जंगल हिलने लगा। बाबा की आत्मा ने रवि को देखा और कहा, अब तू आजाद है बेटा, भाग यहां से। रवि ने तेजी से दौड़ लगाई और बिना रुके बस भागता रहा। जंगल में हर तरफ चीखें गूंज रही थी। तो तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया, तू इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जा सकता रवि। लेकिन रवि दौड़ता गया और दौड़ता ही गया। अचानक रवि की आंखें खुली तो वो अपने ट्रक में था। क्या ये सपना था? उसने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। ट्रक किसी सुनसान रास्ते पर खड़ा था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसके दिल की धड़कन वहीं रुक गई। पीछे वही जंगल था और उसमें एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल उसके बाबा की तरह। क्या ये सब सच था? क्या वो बाबा की आत्मा थी? क्या तांत्रिक अभी भी जिंदा है? इसकी सच्चाई रवि आज तक नहीं जान पाया, लेकिन उसने फिर कभी उस जंगल की तरफ रुख नहीं किया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप रवि की जगह होते तो क्या करते? क्या आपको लगता है कि जंगल का श्राप अभी भी जिंदा है? तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये अगला किस्सा है दिल्ली का, जहाँ के कई इलाके आज भी अपनी भूतिया एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। ऐसी ही एक जगह है ग्रेटर कैलाश, जिसे देखकर आप बिल्कुल नहीं कहेंगे
कि ये इतनी भयानक हो सकती है। ये किस्सा शेयर किया है मेरे दोस्त के रिलेटिव्स ने, जिन्होंने एक समय पर इस एरिया के उस हॉन्टेड हाउस को रेंट पर लिया था, जहां से आज भी आसपास के लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेरा दोस्त माधव, जिनके अंकल आंटी अपनी 2 बेटियों निधि और समायरा के साथ इस घर में शिफ्ट हुए थे, वो लोग 1 हफ्ते में ही उस घर से भाग गए, क्योंकि उस घर से जुड़ा ऐसा राज सामने आया जिसने उनका दिल दहला कर रख दिया। बात है 2010 की, जब वो ग्रेटर कैलाश हॉन्टेड हाउस में शिफ्ट हुए। पैसे ज्यादा नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने क्या किया कि जितनी स्पेस की उन्हें जरूरत थी उतने ही स्पेस को यूज करने का पैसा उन्होंने दिया। मतलब वो घर बड़ा था, 1st फ्लोर भी था उस घर में, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को किराए पर लिया और उस घर को जिसने रेंट पर दिया, उन्होंने 1st फ्लोर के सारे कमरे पर ताला लगा रखा था ताकि अंकल आंटी उनका यूज ना करें। माधव के जो अंकल थे, उन्होंने सोचा था कि जब पैसे आ जाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसे डिपॉजिट करके वो ऊपर वाले कमरे भी ओपन करवा लेंगे, क्योंकि जब उन्होंने घर रेंट पर लिया तब तो उनकी बेटियों की उम्र 16-17 साल की थी, लेकिन वो जानते थे कि जब वो बड़ी होंगी तो उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होगी, तो ये प्लान करके वो चल रहे थे। तो हुआ क्या कि शुरू के 2 दिन में तो सब कुछ ठीक था, सबको घर में अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों से जान पहचान बढ़ी तो उन लोगों से इस घर के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली। कुछ लोगों ने अंकल से पूछा, भाई क्या आपको इस घर से चिल्लाने की आवाज आती है? तो अंकल ने पूछा, क्यों भाई, घर में क्यों चिल्लाने की आवाज आएगी? तो फिर उन लोगों ने कहा कि इस घर में भूत है। अब अंकल जो थे वो मॉडर्न सोच के थे, तो हंस दिए इस बात पर और बोले कि कैसी बातें करते हो, इस घर में कुछ नहीं है, हम तो आराम से रह रहे हैं। फिर माधव ने बताया कि अंकल ने उनकी बातों को महज एक अफवाह मान ली। निधि और समायरा भी अपने स्कूल में घर को लेकर ऐसी बातें सुनने लगे। उनके दोस्त उनसे कहते थे कि तुम जिस घर में रह रही हो वो भूतिया है, छोड़ दो उस घर को। पर निधि और समायरा ने भी उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन एक रात क्या हुआ कि माधव ने बताया उनके अंकल आंटी अपने रूम में और निधि और समायरा अपने अलग रूम में थे। रात के 11 बजे की बात है ये। अचानक निधि की नींद खुलती है, ठक ठक की आवाज से। वो आवाज आ रही थी निधि के ऊपर वाले रूम से, और ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला रूम जो कि बंद था वहां कोई है और जोर जोर से कमरे में इधर उधर से भाग रहा है। अच्छा दोस्तों, एक बात नोटिस करना आप लोग कि जब भी आप रात को सोते हो तो रात के 2 या 3 बजे के आसपास आपको घर में ना, या फिर छत पे, या जो आपका ऊपर वाला जो रूम है, आपको हमेशा ऐसा ही सुनाई देता होगा कि कोई भाग रहा है, कोई फर्नीचर खिसका रहा है, कोई कूद रहा है। लेकिन दूसरे दिन देखो तो कोई नहीं होता, या फिर रात को जाओ तो वो वहां पर भी कोई नहीं रहता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो निधि ने सोचा कि ऊपर वाला कमरा तो बंद है, फिर वहां से आवाज कैसे आ रही है। उसने समायरा को उठाने की कोशिश की, लेकिन समायरा नींद में थी। अब निधि ने कहा कि दी, ऊपर वाले रूम से ना आवाज आ रही है। तो इस पर समायरा बोलती है कि अरे चूहे हो गए होंगे कमरे में, इतने समय से जो बंद है वो, तू सो जा और मुझे भी सोने दे। तो निधि ने कहा, हाँ बात तो सही है। तो यही रीजन समझकर निधि सो जाती है। फिर करीब 2 घंटे के बाद वापस से निधि की नींद खुलती है और वो जाती है पानी पीने। लेकिन जैसे ही वो किचन में जाने के लिए अपने रूम का दरवाजा खोलती है, वैसे ही उसे 2 परछाइयां नजर आती है जो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ भाग रही थी। साथ में उनके कदमों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब ये देखकर निधि सहम गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चीख सुनकर समायरा और उसके पेरेंट्स जाग गए, और जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो निधि बताती है कि पापा, मैंने किसी को ऊपर की तरफ भागते हुए देखा। अब उसकी ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स घबरा गए, ये सोचकर कि कहीं चोर तो नहीं आ गया, इसलिए अंकल एक लाठी पकड़कर जाते हैं अकेले ही।
अब वो ऊपर देखते हैं कि सारे कमरों में ताला लगा है और वहां कोई भी नहीं है। लेकिन अचानक उनके सामने कहीं से काली बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर वो ये समझते हैं कि निधि ने गलती से बिल्ली को ही कोई और समझ लिया होगा। अंकल फिर नीचे आए और बोले कि बेटा ऊपर तो कोई नहीं है सिवाय एक बिल्ली के, जो शायद छत से घर में आ गई होगी। लेकिन निधि बार बार कह रही थी कि मैंने 2 लोगों की परछाई देखी है और उनके भागने की आवाज भी सुनी है, पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। उस रात निधि बहुत घबरा गई थी और हर एक छोटी से छोटी हरकत से उसको डर लग रहा था। फिर जैसे तैसे वो रात बीती। फिर क्या होता है कि अगले दिन जब समायरा और निधि स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं तो निधि पीछे पलटकर आंटी को बाय बोल रही होती है कि तभी उसकी नजर जाती है आंटी के पीछे। असल में दरवाजे के ठीक सामने फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, जैसे ज्यादातर घरों में होता है। तो निधि को उन सीढ़ियों पर अचानक एक बूढ़ी औरत नजर आती है, जिसका गला बीच से कटा हुआ था। उसको देख के निधि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। आंटी ने पूछा कि क्या हुआ, तो निधि बस अपनी उंगली से पीछे की तरफ इशारा कर पा रही थी और इससे पहले कि आंटी पीछे देखती, निधि वहीं पर बेहोश हो गई। अब ये देखकर आंटी बिल्कुल डर जाती हैं। फिर वो और समायरा उसे कमरे में लेकर जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डर गई है, इसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। इस बीच वो बूढ़ी औरत किसी को दिखाई नहीं देती। बाद में अंकल पूछते हैं कि निधि को अचानक क्या हुआ, तो आंटी ने फिर अंकल से कहा कि निधि डरी हुई है और ऐसा लग रहा है कि उसने कोई भयानक चीज देख लिया था। थोड़ी देर बाद निधि को होश आ जाता है और बोलती है, पापा इस घर में ना सच्ची में कुछ है। एक पल के लिए तो अंकल आंटी भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी समायरा बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, स्कूल में सब हमें यही बोलते हैं कि इस घर में भूत है और उसी को निधि सच मान बैठी है। अब अंकल आंटी को भी लगा कि निधि को बस वहम हुआ है। उन्होंने निधि को समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम टेंशन मत लो और आज आराम करो, जब ठीक हो जाना तब स्कूल जाना। फिर होता यह है कि उसी शाम को सब साथ खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तो खाते हुए ना डाइनिंग टेबल पर जो दाल वाली कटोरी थी वो खाली हो जाती है। तो समायरा देखती है कि निधि ने तो खाना खा लिया है, तो वो निधि को बोलती है, निधि जरा किचन से दाल ले आ। अब होता यह है कि निधि किचन जाती है और दाल लेकर आ रही होती है, लेकिन अचानक लाइट चली जाती है और एकदम से पीछे से कोई उसके बाल को पकड़ के जोर से खींचता है। निधि जोर से चीखती है और उसके हाथ से दाल भी गिर जाती है। वो अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी गर्दन भी नहीं घुमा पा रही होती है। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स उसकी आवाज सुनकर किचन में आते हैं, अंधेरे में निधि को कोई धक्का देता है और उसका सर टकराता है दीवार से, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसी समय लाइट का भी आना होता है। जो भी कुछ हुआ वो अंधेरे में हुआ, तो निधि के पेरेंट्स और समायरा को नहीं पता था कि असल में उसके साथ क्या और किसने किया। वो सिर्फ देखते हैं कि निधि बेहोश पड़ी है और सर से खून बह रहा है। वो देखकर सब लोग डर गए और फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अगली सुबह निधि को होश आया और उसने बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। अंकल आंटी को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब किसने किया होगा। अब समायरा, निधि और माधव, ये जो तीनों थे, ये आपस में बहुत क्लोज थे। बिल्कुल सगे भाई बहन जैसा प्यार था उनमें। तो जैसे ही माधव को खबर मिली कि निधि के साथ ऐसा हुआ, तो वो फौरन बिहार से दिल्ली आ गया। उसने बताया कि वहां पहुंचकर उसने निधि से बात की, तो निधि ने उसको बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा ऐसा सब हुआ और उस घर के बारे में अफवाह फैली है कि उस घर में भूत है। अब माधव ना एक्सप्लोरर था, मतलब उसको खोजबीन करने का बड़ा शौक था। तो निधि ने जब उसको सारी घटना के बारे में बताया, तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में कुछ दिन रहूंगा और देखूंगा कि इस घर में सब ठीक ठाक है या फिर लोगों ने केवल अफवाह फैला रखी है। तो माधव ने बताया कि वो लोग निधि को घर ले आए। अब एक्स्ट्रा रूम कोई ओपन था नहीं, तो माधव ने अपना सामान निधि के कमरे में रख दिया
और रात को वो बाहर हॉल में सोने वाला था। माधव ने बताया कि रात के डिनर के बाद निधि और समायरा पढ़ाई कर रहे थे और वो फर्स्ट फ्लोर में गया हुआ था उस घर को अच्छे से देखने के लिए। तो होता क्या है कि अचानक उसको एक कमरे से कुछ आवाज आती है, कुछ चीजों के गिरने की आवाज। तो वो उस कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कान लगाकर उसे सुनने की कोशिश करता है। 2-3 मिनट तक वो आवाज लगातार आती है और फिर एकदम से बंद हो जाती है। तो माधव देखता है कि डोर में जो की होल है वो उस की होल से कमरे में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ अंधेरा नजर आता है। लेकिन फिर अचानक उस कमरे की लाइट अपने आप चालू हो जाती है और फिर बंद चालू होती है, जैसे कि कोई स्विच से छेड़खानी कर रहा हो। अब ये देखकर माधव चौंक जाता है, सोचता है कि लाइट अपने आप चालू बंद कैसे हो रही है। वो फिर से की होल में झांकता है और इस बार उसे किसी की आंखें दिखाई देती हैं। अंदर कोई होता है जो खुद माधव को की होल से देख रहा होता है। ये देखकर माधव बहुत घबरा जाता है और दरवाजे से दूर हट जाता है। उसका दिल एकदम जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो अपने दिल पर हाथ रखता है और फिर दरवाजे के पास जाकर बोलता है, कोई है अंदर? हेलो? पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी निधि उसको आवाज देती है और माधव आखिरी बार कमरे को देखकर नीचे आ जाता है। अब रात के 12 बजे तक माधव को नींद नहीं आती। वो बार बार इधर से उधर करवट बदलता रहता है और जैसे ही आंखें बंद करता है उसको ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आती है। माधव सीधे सीढ़ियों की तरफ देखता है और वहां की लाइट्स चालू करके ऊपर जाता है तो उसकी नजर पड़ती है उसी कमरे के टूटे हुए ताले पर। माधव ने बताया कि उसे कमरे के सामने किसी के पैरों के निशान भी दिखे जो कमरे से बाहर आ रहे थे और सीधे घर की छत की तरफ जा रहे थे। तो पहले माधव कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर पूरा अंधेरा है। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने पर उसे एक बेडरूम नजर आता है जो इतने सालों से बंद होने के कारण बिल्कुल गंदा हो गया था। और उस कमरे में था एक अटैच बाथरूम जिधर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। माधव ने बताया कि उसने बाथरूम का दरवाजा भी खोला और सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाथरूम खून से सना हुआ था और वहीं से पैरों के निशान शुरू हुए थे। तभी माधव को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वैसे ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब इसके बाद माधव की हालत और खराब हो जाती है। वो दरवाजा पीटने लगता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई आवाज सुन नहीं पाता उसकी। फिर क्या होता है कि अचानक कमरे में जो बेड था उसके पीछे की तरफ से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है और माधव के पसीने छूट जाते हैं। माधव हिम्मत करके उस बेड तक जाता है और जब उसके हेड बोर्ड के पीछे देखता है तो उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है जो निधि को दिखी थी। उसका गला कटा हुआ था और वो रो रही थी। माधव उसको देख के लिटरली कांपने लगा था। जैसे तैसे हिम्मत करके माधव कहता है कि आप कौन हो? तो वो बूढ़ी औरत माधव की तरफ देखती है और बोलती है कि मेरे पति को मार डाला, मुझे भी मार देगा वो। माधव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि किसने किसे मारा। तो इतने में ही वो बूढ़ी औरत खड़ी हो जाती है और बाथरूम की तरफ इशारा करती है। माधव तुरंत बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन बाथरूम में उसे कुछ नहीं मिलता। फिर जैसे ही वो बूढ़ी औरत की तरफ देखता है तो उसे उस बूढ़ी औरत के साथ एक बूढ़ा आदमी भी नजर आता है और वो दोनों माधव की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं, ये हमारा घर है, इसे हम किसी को हथियाने नहीं देंगे। माधव ने बताया कि उन दोनों का चेहरा तब पूरी तरह से सफेद था और आंखें बिल्कुल काली। उस समय माधव की हालत जो थी वो बयान नहीं कर पा रहा था। फिर क्या होता है कि माधव चीखते चिल्लाते वापस दरवाजे की ओर भागता है, पर दरवाजा खुलता नहीं। तो उनसे बचने के लिए माधव उसी कमरे के बाथरूम में घुस जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। माधव बहुत बुरी तरह डर जाता है और बौखलाहट में उससे गलती से शावर चालू हो जाता है, पर शावर से पानी नहीं, खून आता है। खून से लथपथ माधव इतनी जोर जोर से चीखता है कि उसकी आवाज फाइनली नीचे निधि और समायरा को सुनाई देती है
और वो अपने पेरेंट्स को लेकर ऊपर वाले कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि ऊपर वाला कमरा खुला हुआ था। वो लोग कमरे के अंदर आए लेकिन उस समय कमरे में कोई भी नहीं था। अंकल आंटी फिर बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं और माधव को खून से लथपथ देख उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। माधव ने बताया कि जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी रुकी हुई सांस वापस चलने लगी हो। माधव फिर सबको बताता है कि उस घर में सच में 2 लोगों की आत्मा भटक रही है और निधि जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सच है। अब ये जानकर सबके होश उड़ गए थे और अब उस घर में 1 सेकंड के लिए भी रुककर वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। तो उसी रात को वो लोग घर को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों अब बारी आती है इस घर की बैक स्टोरी की। तो दोस्तों हुआ क्या था कि ये जो घर था वो उन्हीं बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत का था, लेकिन इस घर को हथियाने के लिए उनके ही रिलेटिव्स ने उन्हें जान से मार दिया और उस कमरे के बाथरूम में किसी ने दोनों का गला काट दिया और फिर उनकी लाश को उठाकर छत में ले जाकर पानी की टंकी में डाल दिया। पानी की टंकी में जब दोनों की लाश सड़ने लगी और बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों को उनके मर्डर के बारे में पता चला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो कातिल भी पकड़ा गया, लेकिन उन दोनों की आत्मा इसी घर में भटकने लगी और इन दोनों की आत्मा घर की रखवाली करने लगी। आसपास के लोगों से पता चला कि उस घर से रात को अजीबोगरीब आवाजें और चीखने चिल्लाने का शोर भी सुनाई देता है और ये घर इस कदर हॉन्टेड है कि कोई भी इस घर में 1 हफ्ते भर से ज्यादा टिक ही नहीं सकता। तो ये थी दोस्तों ग्रेटर कैलाश की रियल हॉन्टेड स्टोरी। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही आप मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें न्यू स्टोरीज अपलोड की है जो कि आपको बिल्कुल यूनिक और एकदम मस्त स्टोरी होगी। तो स्टोरी सुनने के बाद कमेंट ज़रूर करना और मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना।